माय नेम इज़ प्राची, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2 की, जो कि होगा जूनियर सुपर टेट के लिए। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं साइंस और मैथ्स के लिए इस अपने प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले जो सेट 1 है वो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि होंगे साइंस और मैथ्स के लिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि मनुष्य के लिए जो ध्वनि की श्रव्य सीमा है वो क्या है। मनुष्य के लिए जो ध्वनि की श्रव्य सीमा है, सुनने की क्षमता है, वो कितनी है, हियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी एक रेंज होती है। ठीक है, एक रेंज मानी गई है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा की, वो आपको बतानी है। आपका जो आंसर है आप खुद से पहले मार्क कीजिए, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 20 हर्ज से। कितना? 20,000 हर्ज। ठीक है, मनुष्य के ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है वो कितनी है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी से मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनती है, या कौन सी एनर्जी से मिलकर मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो ये आपको बताना है, आप अपना आंसर मार्क करें। ओके गाइस, सो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की, तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा के। ठीक है, और किसके? स्थितिज ऊर्जा के। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की। यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है आपकी? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वाली होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे कि यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक दर्पण की फोकल लंबाई और त्रिज्या, इसके बीच क्या संबंध है। तो एक दर्पण की फोकल लंबाई जो होती है वो होती है f, और दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो होती है कैपिटल R। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, किसके बीच में? दर्पण की फोकल लंबाई f और त्रिज्या R के बीच में क्या संबंध है। तो आप जल्दी से अपना आंसर मार्क करें, फिर हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू 2f। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि त्रिज्या क्या होती है? फोकल लंबाई की डबल होती है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, R/2। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है? फोकल लंबाई की डबल होती है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेचक किस वायरस के कारण होता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? आपका इसका आंसर मार्क करना है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण चेचक होता है? उसका नाम है वेरिसेला वायरस। उसका क्या नाम है? वेरिसेला। ठीक है, वेरिसेला नाम के वायरस के कारण क्या होता है? चेचक नाम की जो बीमारी है वो होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, यानी कि विटामिन ई का आपको बताना है केमिकल नेम। क्या बताना है? केमिकल नेम बताना है विटामिन ई का। ठीक है, क्या होगा? अपना आंसर आपने मार्क कर लिया होगा आई होप, और आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है सबसे पहले डीएनए को किसने ओके गाइस, तो आपसे क्या पूछा है कि सबसे पहले डीएनए को किसने आइडेंटिफाई किया, आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए को किसने आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर दो क्वेश्चन एग्जिस्ट होते हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप अपने आंसर को मार्क करें कि सबसे पहले डीएनए को किसने आइडेंटिफाई किया। अगर हम इसकी बात करते हैं कि सबसे पहले डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
इसको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया? तो उनका नाम है फ्रेडरिक। उनका नाम क्या है? फ्रेडरिक। फ्रेडरिक ने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया? तो वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो अब आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि आपसे पूछा क्या गया है, देन आप उसका आंसर दें। अगर डबल हेलिक्स मॉडल पूछा गया डीएनए का तो वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, लेकिन अगर सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया तो वो किसने किया? फ्रेडरिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कहता है फुल फॉर्म ऑफ ईईजी। ठीक है, ईईजी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है यहाँ पर। अपना आंसर आप जल्दी से मार्क करें, इसकी फुल फॉर्म को लिखें पेपर पर जिससे आपको याद रहे। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईईजी आपसे पूछा है। सो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रो, एंड नेक्स्ट ई फॉर इंसेफेलो, इंसेफेलो, एंड जी फॉर ग्राम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ईईजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट बोन आपसे पूछी है ह्यूमन बॉडी की। आई होप ये आंसर आप सभी जल्दी से मार्क कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? इट्स फीमर। कौन सी है? फीमर, जो कि हमारी थाइस की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है। कहाँ पर होती है? जांग में, और उसका नाम क्या है? फीमर। और हमारी बॉडी की क्या है? सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 9th कहता है ग्रेफीन क्या है? व्हाट इज ग्रेफीन? ग्रेफीन क्या है? व्हाट इज ग्रेफीन आपसे पूछा है, तो आप इसका आंसर जल्दी से मार्क करें कि ग्रेफीन क्या है। ठीक है, तो ग्रेफीन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेफीन है कार्बन का एक अपर रूप। ठीक है, ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है। आप ये याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ग्रेफीन क्या है, तो ग्रेफीन एक किसका अपर रूप है आपसे पूछा जाएगा, तो ये कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आपसे पूछा है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जो फादर है, पिता हैं, वो कौन कहे जाते हैं आपसे पूछा है। आंसर आप जल्दी से मार्क करें कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दैट इज एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एंटोनी लेवोजियर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आई होप ये यहाँ तक जो हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें से आपने ज़रूर बताएं कि आपके खुद से पहले कितने मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम यहाँ पर जो लेकर आए हैं। बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो जल्दी से बिना टाइम खराब किए जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। आप साइंस का अपना स्कोर जरूर बताएं और मैथ्स के कंप्लीट होने के बाद मैथ्स का भी। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि MSF, ठीक है, कितना है? 12 है। और LCM यानी कि LSAP वो कितना है? 396 है। पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या बताइए। आपको क्या गिवन है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको HCF गिवन है कितना? 12। आपको LCM गिवन है कितना? 396। और आपको पहली संख्या, आप उसको A मान लीजिए, आपको गिवन है 36 और दूसरी संख्या पूछिए तो दूसरी संख्या आपको निकालनी। इस तरह से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं जो भी डिटेल्स आपको गिवन है। सो अगर सबसे पहले हम बात करें कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है? A into B is equals to HCF into LCM। ये फॉर्मूला आपको इसके लिए ध्यान रखना है। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है लेकिन फॉर्मूला आपका यही यूज होगा। ठीक है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। और मैथ्स अगर आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं यहाँ पर वीडियो देखते हुए तो प्लीज एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे। सो A into B इज इक्वल्स टू, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? उन दोनों नंबर का HCF इंटू
उन दोनों नंबर का एलसीएम होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 36, सेकंड हमें निकालना है, एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम कितना है 396। तो हम क्या करेंगे, 36 को उधर ले जाएंगे, बी यहीं पर रहेगा, 12 इंटू 396 अपॉन 36। 12 से 3 बार जाएगा, 12 तिया 36 और 3 से ये जाएगा 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, यानी कि b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 132, यानी कि जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी 132 होगी। तो आपका आंसर क्या होगा 132। अगर आपने भी सॉल्व किया है तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है यदि L पैरेलल टू M है, ये साइन होता है पैरेलल का, तो देखिए ये L वाली लाइन है और ये M वाली लाइन है और दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। इस तरह से यहाँ पर आपको x की वैल्यू पूछी है। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनमें क्या होता है, अगर ट्राइंगल बीच में बना हुआ है तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, एकांतर अंतः कोण बन जाते हैं। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पर भी बनेंगे। जिस तरह से आपसे x पूछा है, आपसे क्या पूछा है, x पूछा है। अब पहले हम इस ट्राइंगल को अगर देखें, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल गिवन है, अब ये जो पूरी लाइन होती है, पूरी एक लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, इतना एंगल जो होता है 180 होता है। अब हमें इतना गिवन है 60, इतना गिवन है। अब ये वाला जितना भी एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण की वजह से। तो ये वाला जितना एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, इसको हम डिटेल में चैप्टर में समझेंगे। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ वाले एंगल के बराबर होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये 60 है, तो ये जो थीटा है ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास ये कितना है 80, ये कितना आ गया 60 और ये x है, ये बताना है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास 60 है, एक 80 है और एक x है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 180 इज इक्वल्स टू 140 प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री जो कि आपसे पूछी थी। ठीक है, तीन कोण, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, तीन ही कोण होते हैं त्रिभुज में, तीनों का एडिशन होता है 180 डिग्री। तो हमने तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखा और x की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हुए भी आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने होते हैं कुछ। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है √3/4 a²। ये क्या है, यहाँ पर भुजा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि सारी भुजा क्या होती है बराबर, यानी कि तीनों भुजा क्या होंगी बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी समबाहु यानी कि तीनों भुजा बराबर, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल आपसे पूछा है, भुजा यानी कि a की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 4, तो आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3/4, a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ही हो जाएगा √3/4 इंटू 4 4 से 4 कैंसिल, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी कि एरिया आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। सिर्फ इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपको गिवन, sin 60 प्लस 30 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है।
आपने क्या करना है, आप इसको पहले तो ऐड कर लो। 6 sin 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 माइनस 10, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 प्लस cos 90 माइनस 90 0। आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, सीधा आप रख सकते हो। sin 90 की वैल्यू होती है 1, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा माइनस 1/√3। इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 2√3 माइनस 1/√3। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक सीरीज गिवन है और इसकी पूछी है माध्यिका आपसे। आपको जब भी माध्यिका आपसे पूछी जाए, ठीक है, आप खुद भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए। माध्यिका जब भी आपसे पूछी जाए तो आपने क्या करना है, जो भी सीरीज गिवन है आप उसको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग मतलब आरोही क्रम में, ठीक है। जो भी सीरीज आपको गिवन है पहले आप चेक कर लीजिए, क्या पता वो गिवन हो ऑलरेडी आरोही क्रम में, और अगर आरोही क्रम में गिवन नहीं है तो आप उसको पहले आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको जब आप आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर एंड में सबसे बड़ी। तो यहाँ पर अगर हम इन संख्याओं को देखें तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा 1/4, 1/4, हाँ एक बार और है तो 2 बार तो 1/4 है, सबसे छोटा तो यही होगा। इसके बाद 3/4 होगा, सॉरी इसके बाद होगा 1/2, इसके बाद क्या होगा 1/4, 1 सेकेंड, ओके। सो 1/4, उसके बाद आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 के बाद एक और 1/2 है और एक और 1/2 है, 1 2 3 1/2 है और 2 1/4, तो ये हो गया। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाएगा 3/4, 3/4, ये 2 बार है तो ये भी हमारा हो गया। और फिर क्या बचता है 1, 2। इसको आपको लिखना जरूरी है इस क्रम में, आरोही क्रम में आपने सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने टर्म्स गिननी है, ये कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप इन टर्म्स को n के फॉर्म में लिखते हो कि 9 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू कितनी है 9 है। आपने ऐसे इसको मेंशन कर लेना है कि n की वैल्यू है टोटल टर्म्स, n क्या है टोटल टर्म्स, तो कितनी है 9 है। अब इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, अगर ये टोटल टर्म्स आई हैं ऑड यानी कि विषम, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर ये टोटल टर्म्स क्या आई हैं विषम आई हैं तो जो आपकी माध्यिका होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर उसका फॉर्मूला होगा n+1/2 वापत, ठीक। इसकी माध्यिका क्या होगी, क्योंकि n की वैल्यू आई है ऑड, इवन के लिए अलग फॉर्मूला होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑड के लिए आप देखिए, यहाँ पर 9 7 या 5 कुछ भी होता तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करते, ठीक है। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। माध्यिका अगर n की वैल्यू ऑड यानी विषम आई है तो क्या होगी n+1/2 पद। अब n की वैल्यू क्या है 9 प्लस 1/2 वापस यानी कि 10/2 यानी कि 5 पद, पांचवा पद जो होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर n की वैल्यू 9 पुट करिए यहाँ से, ठीक है। पांचवा पद जो होगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा। अब लेफ्ट साइड से पांचवा पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है 1/2, तो जो आपकी माध्यिका होगी वो क्या हो जाएगी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, दोबारा भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है 10% की दर से 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 4200 रुपए, सेम राशि यानी कि सेम जो आपका प्रिंसिपल है, सेम दर यानी कि सेम रेट और सेम टाइम, इसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है।
तो यहाँ पर देखिए आपको r की वैल्यू पता है, यहाँ पर t की वैल्यू पता है और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पता है, लेकिन आपको p तो नहीं पता है, प्रिंसिपल तो नहीं पता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t माइनस 1, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4200 रुपए, p की वैल्यू हमें निकालनी है 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है, 10 है, 100 और टाइम कितना है, 2 साल का है, माइनस 1। तो 4200, एक काम करते हैं, p को इसके अपॉन में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में चली जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10, नीचे एलसीएम आ जाएगा 10, 10 और एक क्या हो जाएगा 11, तो 11/10 का स्क्वायर माइनस 1। आई होप एलसीएम लेना आपको यहाँ पर आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेके 11/10 आपको मिल जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 1। ठीक है, फिर आप आगे कैसे करोगे, ये 121 माइनस 100/100, तो ये आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 21/100, यानी कि ये आपका आ गया 4200/p बराबर 21/100 आ गया। ठीक है, p की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 की हो जाएगी 4200 से, यानी कि 4200 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा 21। ठीक है, 21 से कैंसिल आउट करेंगे, 21 दूनी 42 होते हैं, तो ये 200 बार जाएगा, तो p की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 20,000, क्योंकि 2 जीरो तो ये वाले हैं, 200 वाले और 2 जीरो ये हैं, तो 20,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये क्या आएगा, प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल से हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, p की वैल्यू अभी हमने निकाली है 20,000, r की वैल्यू 10 सेम रहेगी, टाइम 2 इयर्स सेम रहेगा अपॉन 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 इंटू 2 यानी कि 4000 रुपीज। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, यहाँ पर 4000 रुपये, यानी उसी प्रिंसिपल, उसी टाइम और उसी रेट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 4200 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4000 रुपये। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास टाइम है। ठीक है, और इसको अच्छे से नोट डाउन भी आप कर लें और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है, 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसका स्क्वायर रूट। आपको कैसे पता चला कि इसका स्क्वायर रूट पूछा है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 होता तो क्यूब रूट होता। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा है स्क्वायर रूट इस टर्म का, और ये चैप्टर मैंने करा दिया है, स्क्वायर भी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट मैं चैनल पर करा चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। क्यूब रूट आपको निकालना है इस टर्म का, जो आपको टर्म गिवन है। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका है, मैंने आपको बताया है, 1 2 3 2 1 आप लिखेंगे पहले, सॉरी स्क्वायर रूट हम फिलहाल यहाँ पर निकालें क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो राइट साइड से 2 टर्म्स के बाद स्लैश लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं जो 1 है, ठीक है, जो 1 है किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 1 1 के स्क्वायर में आता है और 1 9 के स्क्वायर में आता है। क्लियर, अब हमें नहीं देखना है कि देखिए 1 के स्क्वायर में आता है 9 और 9 के में आता है 1। ठीक है, 1 को देखते हैं कि किसके स्क्वायर में आ रहा है, 1 के और 9 के। अब हम देखते हैं 123 किसके स्क्वायर में, किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, तो देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में 123 आएगा, तो छोटी वाली टर्म होती है वो दोनों में हम लिख देते हैं, तो छोटी वाली टर्म होती है वो दोनों में लिख देते हैं। अब इनमें से चूज करना है,
अब यहाँ पर आपने देखना है कि 12 और 11 की जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है। ठीक है, 12 और 11 की मल्टीप्लाई कितनी आए यहाँ पर 132 और यहाँ पर क्या वैल्यू है 123। तो 123 छोटा है 132 से, तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि 111 आंसर होगा। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती 132 से तो बड़ा वाला आंसर होता। ये मैंने डिटेल में समझाया अपनी वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप दोबारा भी पीछे करके भी देख सकते हैं और वीडियो में देखेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए रेशो भी आपको दिया हुआ है 3:2, बी रेशो सी दिया हुआ है 4:3। तो ए रेशो बी रेशो सी आपसे पूछा है। तो सबसे पहले देखिए कितने टर्म्स है आपके पास, 1, 2 और 3, यानी कि ए बी सी 3 टर्म्स है। तो आप ए बी सी इस तरह से एक साथ लिख लीजिए। अब ए और बी का रेशो इनके नीचे आप लिख लीजिए 3:2। बी और सी का रेशो बी और सी के नीचे आप इस तरह से लिख लीजिए। इतना तो गिवन है, हमने एक साथ एबीसी को लिखा और इनके रेशोज इनके नीचे लिख लिए। अब आपने क्या करना है, इसके आगे क्या वैल्यू लिखी, इसके पहले क्या लिखे, जहां पर ये वैल्यू आपको खाली जगह है ना उससे ठीक पहले वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, यानी कि 2। ठीक है, इस खाली जगह में ठीक बाद वाली वैल्यू लिखनी है, यानी कि 4। समझ रहे हैं, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है इस तरह से। 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ठीक है, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो ये आपका रेशो आ जाएगा एबीसी का। ये रेशो निकालने का एक तरीका है, बहुत से तरीके हैं वैसे रेशो निकालने के, लेकिन ये उनमें से एक। आपने क्या किया, जो रेशो गिवन थे 3:2 लिखा, 4:3 लिखा। यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं था, आपने ये वाली टर्म यहाँ लिख दी। यहाँ पर कुछ नहीं था, ये ही वाली जो नेक्स्ट टर्म है जस्ट वो लिख दी और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे स्क्वायर पूछा है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर रूट पूछा था, यहाँ पर स्क्वायर पूछा है। इसको भी मैंने डिटेल में वीडियो में समझाया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे किए हैं हमने स्क्वायर निकालने के। तो 98 का स्क्वायर जल्दी से सॉल्व कीजिए आप अपने कॉपी पेन पर, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहली संख्या है इसका स्क्वायर लिखते हैं। तो 9 का स्क्वायर होता है 81। फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 72 और 2। ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, हमें इन तीनों की जितनी हमारे पास नंबर्स है तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 2, तो 144 आ जाएगा। ठीक है, तो 144 को इधर से एक टर्म छोड़ के हमें लिखना है, तो 4 को छोड़कर 144 हम लिख देंगे। अब इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म छोड़नी है और बाकी में जो ये भी हमारी मल्टीप्लाई करके आया वो हम लिख देंगे। ऐड करेंगे तो 4, 6 4 10 का 0, 10 का 0 बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6 8 और 1 9। तो 98 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9604 आ जाएगा। पहले आपने 9 का स्क्वायर लिखा, फिर 8 का स्क्वायर लिखा, फिर राइट साइड से एक छोड़ के इन तीनों की करी थी मल्टीप्लाई 9 8 और 2 की, वो राइट साइड से एक टर्म छोड़ के यहाँ पर लिखी और इन सबको क्या कर दिया, ऐड। इस तरह से निकलता है स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है फिर से आप कोशिश करें, वरना चैनल पे इसकी आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्या कहता है, √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड सॉन कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो इसका एक सिंपल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक ये है इसका कि अगर आपको इस तरह से एडिशन में सेम वैल्यू की बनो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, ठीक है, और नए नए रूट शुरू हो रहे हैं, पहले √2 फिर प्लस √2 प्लस फिर √2 और इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। देखिए सेम टर्म हो, इनफाइनाइट तक जा रही हो और बीच में भी प्लस 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 यानी कि सेम साइन हो। पहली कंडीशन की सेम टर्म हो, दूसरी कंडीशन क्या है कि इनफाइनाइट तक हो और क्या हो, प्लस हो। तो जो भी ये वैल्यू है ना यही आपका आंसर होगा। जो भी ये वैल्यू है ना जो रिपीट हो रही है यही आंसर होगा। मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर 3 होगा। ये आप ट्रिक याद रखिए, इसकी ट्रिक है, इसके सॉल्यूशन भी है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से ये वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो सोल्यूशन भी चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं करना होता, आपने x इसको एज्यूम करना होता है, इस पूरी वैल्यू को 2 प्लस √2 प्लस √2 इनफाइनाइट तक, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये पहला वाला रूट हट जाएगा, तो बाकी टर्म ऐसी बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। 2 प्लस √2 प्लस √2 इनफाइनाइट तक, ठीक है। पहला रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करने से, ये वाला बाहर वाला जो रूट है ये हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या देख सकते हो, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स नहीं हो जाएगा, ये एक्स की जो वैल्यू गिवन हमने मानी है वो भी तो यही है, जो ये वाली वैल्यू फिर से स्टार्ट हो रही है, सेम वैल्यू है तो इसको एक्स मान लिया, फिर इसको सेम साइड पर हम ले जाएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण। फिर हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, दो के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि इसका मल्टीपल 1 है। आई होप फैक्टर्स करने आपको आते होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं जिनका क्या हो, मल्टीप्लाई करके 2 आए तो 2 माइनस 1, 2 और 1 हो जाएगा, दो में से एक जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और 2 मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, तो एक 2 होगा, एक 1 होगा। और यहाँ पर साइन माइनस माइनस वाले साइन का होता है प्लस माइनस, तो माइनस वाले को तो आप नहीं लोगे, इग्नोर करोगे, यहाँ पर जो आंसर होगा वो +2 होगा। और जो मैंने आपको इसका डायरेक्टली आंसर बताया है कि इसका आंसर क्या होता है, 2 होता है, अगर इस टर्म इन्फिनिटी में दी हुई हो, सेम टर्म्स हो और प्लस में हो। सो गाइज, ये आज का वीडियो था। अगर आपको कोई भी डाउट आज की वीडियो में रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, और अपने साइंस में आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 10 ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैथ्स में भी आउट ऑफ 10 आपको कितने सॉल्व हुए इंडिविजुअली इनको ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कैसे क्वेश्चंस थे और कैसे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और कैसी वीडियो लगी, आप ये भी ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारी जो यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस लगातार चैनल पर चल रही है। अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है या पूरा सिलेबस कवर करना है जूनियर सुपर टेट के लिए, तो आप ज़रूर देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।